So next topic we are going to do, that is SRS, Standards on Related Services. Standards on Related Services. अब अगर हम लोग SRS की बात करें, Standards on Related Services की बात करें, तो SRS क्या होता है? अगर हम लोग SRS की बात करें, अगर हम लोग Standards on Related Services की बात करें, तो SRS क्या होता है? What are the standards on related services? What are the standards on related services? तो standards on related services का मतलब क्या था कि services that is related to audit, services that is related to audit but where no opinion is being involved. जो सर्विसेज ऑडिट से रिलेटेड तो है बट जहां पे आप क्या नहीं दे रहे हो, किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं दे रहे हो. जहां पे आप क्या कर रहे हो, किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं दे रहे हो. तो दैट वाज व्हाट वी कॉल एज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जहां पे आप किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं दे रहे हो. मतलब जब भी एज ए ऑडिटर, जब भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. अब सर एक चीज बताना मुझे, अगर आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो तो SQC1 एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? अगर आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो तो SQC1 एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? क्वालिटी कंट्रोल का जो स्टैंडर्ड था वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? होगा. बिकॉज SQC में अपन ने क्या किया था कि SQC1 हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है. चाहे आप ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप रिव्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे आप अदर एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, चाहे आप रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, पार्टिकुलरली SQC हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है. SQC इज एप्लीकेबल इन एवरी केस, राइट? SQC इज एप्लीकेबल इन एवरी केस. तो SQC का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा. यहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के अंदर बेसिकली एक सीए क्या करने वाला है, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज देने वाला है. और इसके रिगार्ड में दो SRS है जो ICAI ने इश्यू किया है. वन इज SRS 4400 एंड अदर इज SRS 4410. SRS 4400 किस चीज की बात करता है? इट टॉक्स अबाउट एग्रीमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, engagement to perform agreed upon procedures regarding the financial information, engagement to perform agreed upon procedures regarding the financial information. और SRS 4410 talks about compilation engagement. 4410 talks about compilation engagement. तो सबसे पहले SRS 4400, दोनों छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं. सबसे पहले SRS 4400 स्टैंडर्ड का नाम क्या है? एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का मतलब क्या हो गया? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का मतलब क्या हो गया? नाम से क्या लग रहा है? मेरा क्लाइंट के साथ मीटिंग हुआ, क्लाइंट ने मेरे को कुछ प्रपोज किया, तो ऐसा ऐसा करेगा क्या? मैंने एग्री कर लिया. एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स मतलब क्लाइंट ने मेरे को कुछ करने के लिए बोला और मैंने भी एग्री कर लिया. क्लाइंट ने मेरे को कुछ करने के लिए बोला, मैंने भी क्या कर लिया? एग्री कर लिया. एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्लाइंट ने आपको बोला, आप कौन हो? क्लाइंट के ऑडिटर हो. क्लाइंट ने आपको बोला भाई एक काम कर, तू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करके दे दे. तू मेरे को क्या करके दे दे? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करके दे दे. अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक में क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना वो भी क्लाइंट ने बता दिया कि क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का वो भी क्लाइंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि यू नीड टू परफॉर्म दिस वेरी प्रोसीजर्स. तो क्लाइंट ने आपको बोला कि भाई साहब मेरे लिए क्या करके दे दे? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करके दे दे. और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक में आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वो भी आपको क्लाइंट ने बता दिया कि दिस आर द प्रोसीजर्स दैट यू नीड टू परफॉर्म. तो आपने बोला ठीक है, ओपिनियन तो देना नहीं है, एश्योरेंस तो है नहीं. आपने क्या कर लिया? एग्री अपॉन कर लिया कि ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मैं आपको एक रिपोर्ट इशू कर दूंगा. ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मैं आपको क्या कर दूंगा? एक रिपोर्ट इशू कर दूंगा. लेकिन जो रिपोर्ट आप इशू करोगे उसमें ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे क्या? नहीं, उसमें ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करोगे. दिस इज गोइंग टू बी अ रिपोर्ट ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स. दिस इज गोइंग टू बी अ रिपोर्ट ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स. ये रिपोर्ट क्या होगा? फैक्चुअल फाइंडिंग्स में होगा. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट ने आपको बोला कि ये प्रोसीजर परफॉर्म कर, फिजिकल वेरिफिकेशन करके दे दें. आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, फिजिकल वेरिफिकेशन करा, जो भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह मिला वो आपने रिपोर्ट में मेंशन करके दे दिया. तो जो भी फाइंडिंग्स थी आपने वो रिपोर्ट में बता दिया. लेकिन आप क्या नहीं करोगे? ओपिनियन नहीं दोगे. आप अपनी तरफ से ओपिनियन नहीं दोगे, सही है गलत है, खाली जो भी फाइंडिंग है आप उसको रिपोर्ट में बता दोगे और फिर जो यूजर है वो डिसाइड करेगा कि फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, क्या है.
आपको क्या करना, ठीक है भाई क्लाइंट ने मेरे को 5 चीजें करने के लिए बोली, मैंने 5 चीजें करी, उसका क्या रिजल्ट आया, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, रिपोर्ट इशू कर देना है। और थर्ड पार्टी, लेट द थर्ड पार्टी डिसाइड, रिपोर्ट फेवरेबल है अनफेवरेबल है, वो आपको डिसाइड नहीं करना। आपको तो खाली जो जैसा मिला, जो फैक्ट्स आपको मिले वो आपको क्या करना है, अपने रिपोर्ट में मेंशन करके आपको खाली दे देना है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। So in an engagement to perform agreed upon procedures, auditor is engaged by the client to issue a report on factual findings. यहाँ पे आप क्या इशू करने वाले हो, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स इशू करने वाले हो, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे पार्टिकुलरली आपको जो भी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए बोला गया है वो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक आइटम के ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको सिर्फ इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करके देने के लिए बोला गया है। यहां पे आपको क्या बोला गया है, सिर्फ इन्वेंट्री के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए बोला गया है। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर चेकिंग नहीं करना आपको सिर्फ क्या करना है, इन्वेंट्री के ऊपर चेकिंग करके इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करके क्लाइंट को बता देना है। तो कोई भी स्पेसिफाइड एलिमेंट, अकाउंट या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, जो प्रोसीजर्स क्लाइंट आपको बताएगा और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया वो इन्वेंट्री का लिया, यहां पे अकाउंट्स रिसीवेबल का एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स मे रिक्वायर द ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा, से अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल और परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो किसी भी पार्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला जा सकता है कि भाई डेटर की चेकिंग करके मेरे को एक रिपोर्ट दे दे, क्रेडिटर की चेकिंग करके मेरे को एक रिपोर्ट दे दे, रिलेटेड पार्टी से हमने जो परचेजेस वगैरह किया है उसको चेकिंग करके मेरे को एक रिपोर्ट दे दे। और वो प्रोसीजर्स वगैरह भी आपके साथ डिस्कस कर लेगा पहले कि दिस आर द प्रोसीजर्स यू हैव टू परफॉर्म, दिस आर द प्रोसीजर्स यू हैव टू परफॉर्म। तो क्लाइंट ही आपको क्या करेगा, प्रोसीजर्स भी स्पेसिफाई कर देगा। क्लाइंट ही आपको क्या करेगा, प्रोसीजर्स भी आपको स्पेसिफाई कर देगा। आपको क्या करना है, खाली वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आपको उस स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में रिपोर्ट इशू करके क्लाइंट को दे देना है। और उस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। उस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। अब जो बंदा रिलेटेड सर्विसेज देगा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का ऑडिटर हो, वो कंपनी का ऑडिटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कंपनी का ऑडिटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हाउएवर ए पर्सन परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज नीड नॉट नेसेसरली बी द ऑडिटर ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही मे बी द ऑडिटर, ही मे नॉट बी द ऑडिटर, ही मे बी समवन एल्स। ऑडिट वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, बेसिक डिफरेंस क्या ऑडिट वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में, कि ऑडिट में अपन किससे डील करते हैं, एश्योरेंस से डील करते हैं, जबकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में आप कोई भी एश्योरेंस नहीं देते हो, आप खाली रिपोर्ट इशू करते हो किस चीज के ऊपर, फैक्चुअल फाइंडिंग्स के ऊपर। आप कोई भी एश्योरेंस, कोई भी ओपिनियन क्या नहीं देते हो, यूजर्स को नहीं देते हो। यूजर्स क्या करते हैं, अपना खुद का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। यूजर्स क्या करते हैं, खुद का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स स्टेटेड इन द रिपोर्ट। आपने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करा, मान लो आपको 100 आइटम का डिस्क्रिपेंसी मिला, आप तो अपने रिपोर्ट में बता दोगे भाई मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म करा, बेस्ड ऑन दिस मेरे को 100 आइटम का डिस्क्रिपेंसी मिला, दैट्स इट। अब उसके बारे में जो भी ओपिनियन ड्रॉ करना है वो यूजर अपने आप करेगा। अब एसआरएस 4400 में हो, एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, objective of an agreed upon procedure is for the auditor to carry out procedures of audit nature। procedures कौन से होंगे, ऑडिट के नेचर के होंगे, जो ऑडिट से रिलेटेड होंगे। जैसे परचेज को वेरीफाई करके बताना है, सेल्स को वेरीफाई करके बताना है, अकाउंट्स रिसीवेबल को वेरीफाई करके बताना है, अकाउंट्स पेबल को वेरीफाई करके बताना है, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। ये जितने एग्जांपल लिए अपन ने ये सब ऑडिट से रिलेटेड है, मगर ऑडिट नहीं है, एश्योरेंस नहीं है। The objective of the agreed upon procedure is for the auditor to carry out procedures of an audit nature to which the auditor and entity and any appropriate third party have agreed and to report on factual findings। बोला अच्छा अगर आप agreed upon procedures परफॉर्म करोगे तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, बोला वही OIPCC होगा जो हमने ऐसे 200 में किया था, OIPCC होगा, OIPCC होगा। खाली
इसमें इंडिपेंडेंस इज नॉट ए कंपलसरी रिक्वायरमेंट, खाली इसमें इंडिपेंडेंस इज नॉट ए कंपलसरी रिक्वायरमेंट। ऑडिट में अपन क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट होना इज ए कंपलसरी रिक्वायरमेंट, यहां पे इंडिपेंडेंट होना इज नॉट ए कंपलसरी रिक्वायरमेंट, बिकॉज यहां पे आप कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहे हो, यहां पे आप कोई एश्योरेंस दे ही नहीं रहे हो। पार्टिकुलरली जो प्रोसीजर क्लाइंट ने बोला आप खाली क्या कर रहे हो, वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दे रहे हो, तो यहां पे इंडिपेंडेंस होना इज नॉट ए कंपलसरी रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको अपने रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स में बताना होगा दैट आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, तो वो चीज आपको मेंशन करना होगा। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का, बोला सर वही सारा प्रिंसिपल्स है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। हाउएवर ध्यान क्या रखना है, इंडिपेंडेंस इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। However, the terms or objective of the engagement may require the auditor to comply with the independence requirement. लेकिन हो सकता है कि जो आपने टर्म्स कंडीशंस वगैरह एंटर किया हो वहां पे लिखा हुआ हो कि हाँ भाई आपको इंडिपेंडेंटली काम करने का है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको इसका स्टेटमेंट देना होगा अपने रिपोर्ट में कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अब अगेन आप क्या करोगे, जब भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का काम एक्सेप्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्लाइंट के साथ क्या करोगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लोगे। जैसे ऑडिट में भी अपन सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लेते हैं ऐसे 210, उसी तरीके से यहां भी आप क्या करोगे, क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लोगे, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपके और क्लाइंट के बीच कि एग्जैक्टली करना क्या क्या है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपके और क्लाइंट के बीच कि एग्जैक्टली करना क्या क्या है। तो बेसिकली एग्जैक्टली करना क्या क्या है वो चीजें आप लोग आपस में एग्री कर लोगे, एग्जैक्टली करना क्या क्या है वो चीजें आपस में आप लोग क्या कर लोगे, एग्री कर लोगे बाय एंटरिंग ए एंगेजमेंट लेटर, ताकि एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नॉर्मली बोला मैटर्स टू बी एग्रीड में क्या क्या आ सकता है, नॉर्मली आप जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह एंटर करोगे तो उसमें क्या क्या डालोगे, बोला सबसे पहले तो आप ये लिख देना नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, क्लियर कट बता देना कि आप सिर्फ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप रिव्यू नहीं कर रहे हो, आप कोई एश्योरेंस नहीं देने वाले हो। तो सबसे पहले मैटर्स टू बी एग्रीड में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि देयर शुड बी ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट that we are not performing any audit, we are not performing any review, and so we are not going to give any assurance. पर्पस क्या है एंगेजमेंट का वो बता देना कि आर पर्पस इज टू डू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, और आर पर्पस इज टू वेरीफाई सम ट्रांजैक्शंस दैट हैज बीन एंटर्ड विद द रिलेटेड पार्टीज, और आर पर्पस इज टू वेरीफाई द अकाउंट्स रिसीवेबल, टू वेरीफाई द अकाउंट्स पेएबल। तो जो भी पर्पस है एंगेजमेंट का वो बता देना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, आप जिसके ऊपर भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो आप क्या कर लेना, क्लियर कट उसका आइडेंटिफिकेशन कर देना। फिर आपके और क्लाइंट के बीच क्या बातचीत हुआ है, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, तो क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है वो भी क्लियर कट लिख देना। नेचर, एक्सटेंड एंड टाइमिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, तो आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है वो बात भी क्लियरली लिख देना। लिमिटेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग्स, वो रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी बता देना। और फाइनली एक स्टेटमेंट दे देना दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन होएगा रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स का, ये सबके लिए नहीं है, ये जो रिपोर्ट है ये सबके लिए नहीं है, ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं है। ये क्लियर कट उसमें बता देना कि भाई साहब ये जो रिपोर्ट है ये किसके लिए नहीं है, ये सारे स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं है। ये रिपोर्ट किसके लिए है, सिर्फ उन पार्टीज के लिए है जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करा रहा है। ये रिपोर्ट किसके लिए है, सिर्फ उन पार्टीज के लिए है जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करा रहे हैं या जिनके लिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली किसके लिए है, जो या तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करा रहे हैं या सिर्फ उन पार्टीज के लिए है जो जिनके लिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जा रहा है। कौन सा ई में तो बस बेसिकली आपका खाली यहां पे ये बताया हुआ है कि अगर कोई भी लिमिटेशंस है of the report of the factual finding on the distribution of the report, तो आप limitations बता दोगे। और यहां पे एक पॉइंट और ऐड किया हुआ है कि अगर ये जो लिमिटेशन है ये लॉ के अगेंस्ट है तो आप काम एक्सेप्ट मत करना। तो यहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है, मान लो सपोज जो भी रिपोर्ट होगा फैक्चुअल फाइंडिंग का,
अगर मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगाया कि ये रिपोर्ट लेट अस से आप पार्टी ए को दोगे, पार्टी बी को नहीं दोगे, लेट अस से ये रिपोर्ट आप पार्टी ए को दोगे, पार्टी बी को नहीं दोगे, तो आप इतना देख लेना कि ये जो लिमिटेशन लगाया हुआ है ये लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और अगर ये जो लिमिटेशन लगाया हुआ है ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है, तब आप काम एक्सेप्ट मत करना। अब लॉ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, बट स्टैंडर्ड्स बनाते वक्त ना आईसीआई काफी बार सेफ खेलता है, तो वो लिख के छोड़ देता है कि अगर लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो देख लेना, लॉ की बात फॉलो कर लेना। तो यहां पे भी सेम चीज बोला हुआ है कि अगर कोई भी लिमिटेशंस है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिपोर्ट में वो बता देना, और अगर जो लिमिटेशन लगाई गई है ये लॉ के अगेंस्ट है, जो लिमिटेशन लगाई गई है अगर ये लॉ के अगेंस्ट है, तब काम एक्सेप्ट ही मत करना। और फाइनली एक स्टेटमेंट दे देना कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट एंड फैक्चुअल फाइंडिंग्स है ये सिर्फ पार्टी ए को जाएगा, पार्टी बी को जाएगा, पार्टी सी को जाएगा, बाकियों को नहीं जाएगा। तो एक स्टेटमेंट दे देना कि भाई साहब ये रिपोर्ट सबके लिए नहीं है, ये कोई भंडारा नहीं है जो सबके लिए बट रहा है, ये 5 स्टार का डेडिकेटेड फूड है कि जो बंदा ऑर्डर करेगा, जो बंदा पैसे देगा उसके थाली में सर्व होगा। ये भंडारा नहीं है कि सबको बट रहा है, जैसा ऑडिट रिपोर्ट इज लाइक ए भंडारा, सबको बट रहा है, वो सारे स्टेक होल्डर्स को जा रहा है। वो कोई भी जनरल पब्लिक में क्या कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर सकता है। लेकिन ये क्या हो गया, एकदम 5 स्टार का ऑथेंटिकेटेड फूड हो गया कि जिसने बुकिंग किया है, जिसने खाना ऑर्डर किया है, जिसने पेमेंट किया है, उसी के टेबल में खाना सर्व किया जाएगा। तो एक स्टेटमेंट चला जाएगा कि भाई साहब हमारा जो रिपोर्ट है वो भंडारा नहीं है, ये सबको नहीं जाएगा, ये सिर्फ स्पेसिफाइड पार्टीज को जाएगा, ये सिर्फ स्पेसिफाइड पार्टीज को जाएगा। तो मैटर्स टू बी एग्रीड अपॉन, आप क्या क्या चीजें एग्री करोगे, आप क्या क्या चीजें एग्री करोगे, तो पर्पस क्या है, कौन सा एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एक स्टेटमेंट दे दोगे, दिस इज नॉट ए ऑडिट, दिस इज नॉट ए रिव्यू, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो वो बता दोगे, कुछ भी लिमिटेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बता दोगे, और एक स्टेटमेंट वहां पे क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक पार्टीज के लिए है। उसके बाद बोला प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, आपको प्लानिंग करना है ताकि एंगेजमेंट इफेक्टिव हो सके। प्रोसीजर्स में क्या क्या परफॉर्म करोगे, भाई सब सेम ही है, देखो प्रोसीजर्स में क्या क्या परफॉर्म करोगे, इंक्वायरी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, रिकम्प्यूटेशंस कर सकते हो, कंपैरिजंस कर सकते हो, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, कंफर्मेशंस ले सकते हो। जो ऑडिट एविडेंस में हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वही सारा यहां भी आप यूज करोगे, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। तो यहां पे अभी आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, रिकम्प्यूटेशन कर सकते हो, कंपैरिजंस कर सकते हो, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो, इंस्पेक्शंस कर सकते हो, कंफर्मेशंस ले सकते हो, सेम ही है। मतलब पूछा जाए कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म, क्या क्या टेक्निक्स लगानी है, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, तो सेम ही है। फिर रिपोर्टिंग, आप जो रिपोर्ट इशू करोगे तो रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, आप जो रिपोर्ट इशू करोगे रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। देखो कोई भी रिपोर्ट, अब हर जगह आपको रिपोर्ट मिलने वाला है, हर जगह आपको रिपोर्ट मिलने वाला है। 800 की सीरीज में रिपोर्ट मिलेगा, एसएईज में रिपोर्ट मिलेगा, एसआरएस में रिपोर्ट मिलेगा, एसआरईज में रिपोर्ट मिलेगा, हर जगह आपको रिपोर्ट मिलेगा, और प्रैक्टिकली हर एक पॉइंट को आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो कुछ कॉमन चीज जो दिमाग में सेट कर लो, कुछ चीजें जो रिपोर्ट में होना ही है, जो आंख बंद करके लिख सकते हो किसी भी रिपोर्ट में, टाइटल, एड्रेसी, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये 4-5 चीज तो होगा ही होगा, किसी भी रिपोर्ट में होगा, ठीक है। टाइटल, एड्रेसी, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये 5 तो जनरल चीज हो गया। अब तुम सोचो उस टॉपिक से स्पेसिफिक क्या है, उस टॉपिक में अलग क्या है, जो भी अलग है उसमें, जो भी उसको ऑडिट से अलग करता है, वो सारी चीजें रिपोर्ट में आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अब लॉजिकली सोचो, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने बोला अकाउंट्स रिसीवेबल वेरीफाई करके दे, और अकाउंट्स रिसीवेबल को लेकर ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर, तो सोचो आप अपने रिपोर्ट में क्या लिखोगे। सबसे पहले बताओगे कि जो प्रोसीजर्स अपन परफॉर्म कर रहे हैं वो अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए कर रहे हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर भी आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो। फिर आप एक स्टेटमेंट दे दोगे कि जो भी ये प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हो ये वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि आपने क्लाइंट के साथ एग्री किया है। फिर आप एक स्टेटमेंट दे दोगे कि भाई साहब हम कोई भी ऑडिट नहीं कर रहे, कोई भी रिव्यू नहीं कर रहे, हम कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। डिफरेंट यूनिक चीज तो वही हो गया ना। फिर आप एक स्टेटमेंट दे दोगे कि ये जो एंगेजमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं ये एसआरएस 4400 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट दे दोगे, दैट जो भी एंगेजमेंट अपन परफॉर्म कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एसआरएस 4400 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो भी प्रोसीजर्स आपने एग्री किया वो बता दो रिपोर्ट में, जो भी प्रोसीजर्स आपने एग्री किया रिपोर्ट में वो बता दो।
फिर आपको रिपोर्ट करना किसके ऊपर था? फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो एक फैक्ट, जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग्स है वो बता दो, जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग्स है वो बता दो। तो ये सारी चीजें आने वाली है। इतना याद हो गया तो हो गया, एक एक पॉइंट याद करना जरूरी नहीं है। तो क्या क्या आ जाएगा? टाइटल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, डेट प्लेस सिग्नेचर आ जाएगा, उतना तो कॉमन है। अब स्पेसिफिकली सोचो क्या क्या आएगा। जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप एग्रीड अपन प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में बता दो। आप एक स्टेटमेंट दे दो कि भाई साहब हम वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने क्लाइंट के साथ एग्री किया है। आप ये बता दो कि हम जो एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो SRS 4400 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप ये बता दो कि हम कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आप ये बता दो कि आपके फैक्चुअल फाइंडिंग्स के रिपोर्ट में क्या क्या आया। आप ये बता दो कि हम कोई ऑडिट नहीं कर रहे, हम कोई रिव्यू नहीं कर रहे, हम कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे। इतना याद हो गया काफी है, मोर देन सफिशिएंट। और एक चीज बताऊं मजे की बात, ये जो टॉपिक्स है ना, ऐसे 800 ऑनवर्ड जितना भी टॉपिक है, ऐसे 800 सीरीज हो गया, एसएईज हो गया, SRS हो गया, इनसे नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनसे नॉर्मली एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। जैसे स्टैंडर्ड्स में ना इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बट इन टॉपिक से नॉर्मली इंस्टीट्यूट क्या करता है? मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कभी भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता। और आईसीआई ने ऑलरेडी वो चीज मेंशन किया हुआ अपने सिलेबस में कि ये जो ऐसे 800 सीरीज है, एसएईज है, SRS है, इससे हम या तो लेवल ए क्वेश्चन पूछेंगे या लेवल बी क्वेश्चन पूछेंगे। लेवल ए मतलब ठीक है, या तो लेवल ए पूछेंगे या लेवल बी पूछेंगे। लेकिन पार्टिकुलरली जो बाकी स्टैंडर्ड्स वगैरह है उसमें आईसीआई ने दिया हुआ है कि हम एडवांस लेवल तक पूछ सकते हैं। तो इनसे नॉर्मली आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपने प्रोविजंस पढ़ लिया आप आंसर लिख के आ सकोगे। हाँ, वो बस फाइनल स्टेज में आज कल में मेरा रेडी हो जाएगा, फिर मैं प्रिंटिंग के लिए दे दूंगा, आपको मिल जाएगा 1 हफ्ते में। पुराना वाला क्वेश्चन बैंक तो रेडी है, बट क्या मैं पूरे नए तरीके से बना रहा हूं। क्या चीज? क्वेश्चन बैंक ही पूरा नया बन रहा है। फिर उसके बाद SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, तो 4400 में खाली उतना ही था। SRS 4410 दैट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या हो गया बेसिकली, यहां पे क्या बोला गया है, आप क्लाइंट का ना कंपाइलेशन में हेल्प करने वाले हो। आप क्या करने वाले हो? क्लाइंट का कंपाइलेशन में हेल्प करने वाले हो। कंपाइलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपाइलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिकॉज क्लाइंट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए मैनेजमेंट को किसी एक्सपर्ट का हेल्प तो चाहिए जो कि उसको गाइड करे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बहुत सारा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। It should be as per the accounting standards, it should be as per the Ind AS, it should be as per the Schedule 3। तो मैनेजमेंट को हेल्प तो चाहिए, तो वहां पे मैनेजमेंट हेल्प भी किसका ही लेगा? सीए का ही लेगा। तो एज ए सीए आप मैनेजमेंट का किस में हेल्प कर सकते हो? कंपाइलेशन में भी हेल्प कर सकते हो। लेकिन नाउ समथिंग यू हैव टू थिंक वेरी लॉजिकली। जो SRS 4400 था एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वाला, वहां पे अपन ने क्या बोला था कि ऑडिटर भी दे सकता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, या फिर कोई दूसरा सीए भी दे सकता है। वहां पे नॉर्मली अपन वर्ड भी क्या यूज कर रहे थे? ऑडिटर। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, यहां पे किसकी बात हो रही है? कंपाइलेशन की बात हो रही है। आप क्लाइंट को किस चीज में असिस्ट कर रहे हो? कंपाइलेशन में असिस्ट कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप ऑडिटर हो तो क्या आप कंपाइलेशन में असिस्ट कर सकते हो? नहीं, इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगा। अगर आप ऑडिटर हो तो आप कंपाइलेशन में असिस्ट नहीं कर सकते हो, इंडिपेंडेंस इफेक्ट होगा। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर राइट कर रहे हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ये चीज हमने क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में भी देखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का। ठीक है, यू आर हेल्पिंग द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू आर हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन कंपाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहा है, कंपाइल कर रहा है, एक साथ शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के सबसे सजा रहा है यूजिंग द डाटा, आप हेल्प कर रहे हो मैनेजमेंट को इन दैट कंपाइलेशन प्रोसेस, इन ड्राफ्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहे हो बिकॉज आपके पास क्या है? अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज है। तो यूजिंग योर अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली अगर आप ऑडिटर हो तो आप क्या नहीं कर सकते? कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो याद रखना, SRS 4410 में कंपाइलेशन एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड में
कहीं भी वर्ड ऑडिटर यूज नहीं होगा। ऑडिटर वर्ड नॉट टू बी यूज्ड, ऑडिटर वर्ड नॉट टू बी यूज्ड। अगर कोई भी कंपाइलेशन का क्वेश्चन है, आपने गलती से भी ऑडिटर वर्ड यूज कर लिया, तो वहीं पे आपको ICS 0 दे देगा। बिकॉज एज ए ऑडिटर आप कंपाइलेशन का काम कर ही नहीं सकते हो सेम क्लाइंट का जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। तो यहां पे वर्ड क्या यूज होगा पता है? यहां पे वर्ड यूज होगा प्रैक्टिशनर। या तो यूज करेंगे प्रैक्टिशनर या यूज करेंगे अकाउंटेंट। या तो हम यूज करेंगे प्रैक्टिशनर या तो हम यूज करेंगे अकाउंटेंट। ये दोनों वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द वर्ड प्रैक्टिशनर और वी कैन यूज द वर्ड अकाउंटेंट, बट वी कैन नॉट यूज द वर्ड ऑडिटर। बिकॉज आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? अकाउंटेंट वाले काम कर रहे हो यहां पे। तो आप प्रैक्टिशनर यूज कर सकते हो या फिर अकाउंटेंट यूज कर सकते हो, बट आप ऑडिटर यूज नहीं करोगे। हम लोग नॉर्मली क्या यूज करके चलेंगे? यहां पे प्रैक्टिशनर ही यूज करके चलेंगे। ICAI ने वर्ड प्रैक्टिशनर यूज किया, हम भी प्रैक्टिशनर ही यूज करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज गलती हो सकती है। एक गलती पूरा का पूरा मार्क्स ले जाएगा। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद SRS 4410, प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा एक चीज बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन करना किसका काम है? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी डाटा यूज होगा, जो भी वाउचर्स वगैरह यूज होगा, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह यूज होगा, उनका एक्यूरेसी इंश्योर करना किसका काम है? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में जो भी जजमेंट्स यूज होगा वो किसका काम है? जो भी जजमेंट्स वगैरह यूज होगा, मैनेजमेंट। ये सारा काम मैनेजमेंट का है। तो सबसे पहले क्लैरिफाई कर रहा है कि देखो भाई, कंपाइलेशन एंगेजमेंट के अंदर ना ये सारा काम मैनेजमेंट का है। तुमको सिर्फ मैनेजमेंट को असिस्टेंस देना है, सिर्फ मैनेजमेंट की हेल्प करनी है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना इन अकॉर्डेंस विद FRF किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना कि ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स हो, यह काम भी किसका है? मैनेजमेंट का है। जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह यूज हो रहे होंगे कंपाइलेशन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज हो रहे होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी जजमेंट्स वगैरह एक्सरसाइज होगा इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स हो गया, अलग अलग प्रोविजंस वगैरह बनाना है, तो वो जजमेंट्स अप्लाई करना भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। ये सारा काम मैनेजमेंट का है। तो भाई साहब, एज ए प्रैक्टिशनर मेरा क्या काम है? एज ए प्रैक्टिशनर मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है? मैं अपनी अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज यूज करूंगा, मैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टाइज यूज करूंगा, और मैं मैनेजमेंट की यहां पे मदद करूंगा, मैं मैनेजमेंट की यहां पे असिस्ट करूंगा इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल FRF बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। रियल लाइफ में चीजें ना अलग होती हैं। रियल लाइफ में बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा दिखेगा, मिड साइज कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी है, CA फर्म ही अकाउंट्स बना के दे रहा है, वही ऑडिट भी कर रहा है। प्रैक्टिकली अलाउड नहीं है, बट करते हैं लोग। पापी पेट का सवाल है। हाँ, सिद्धेश बोल रहा मैं भी करता हूं सर, हमारे फर्म में भी ऐसा ही होता है। तो प्रैक्टिशनर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है इन द कंपाइलेशन एंगेजमेंट? कि आपको क्या करना है? आपको अपना अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टाइज यूज करना है, और यूज करके क्या करना है? मैनेजमेंट की मदद करनी है। किस चीज में मदद करनी है? इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। लेकिन that is based on the information provided by the management, because ultimately financial statement बनाने के लिए जो भी records यूज होएगा, जो भी documents यूज होएगा, जो भी vouchers यूज होगा, वो कौन प्रोवाइड करने वाला है? मैनेजमेंट। तो that is based on the information provided by the management, और यही आपका लिमिटेशन भी है। यही आपका लिमिटेशन वाला पॉइंट भी है कि अल्टीमेटली आप हेल्प तो करोगे मैनेजमेंट को कंपाइलेशन में, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन होगा जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो अगर ये इंफॉर्मेशन गलत है या इंफॉर्मेशन फॉल्स है, तो आप क्या कर सकते हो? आप तो कुछ नहीं कर सकते। ये आपका लिमिटेशन पॉइंट भी है। एंड अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद SRS 4410। आपको रिपोर्ट भी कैसे करना है? इन अकॉर्डेंस विद SRS 4410। दोबारा से बोला, एथिकल रिक्वायरमेंट सेम टू सेम। OIPCC इंडिपेंडेंस नॉट कंपलसरी, सेम टू सेम। एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब जो भी एग्रीड अपन प्रोसीजर्स होता है उनमें ये कॉमन चीज होती है।
मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऑलरेडी अपन ने देख लिया, कुछ भी नहीं है, रीड करने का है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या आएगा? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या आएगा? अगेन सबसे पहले अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंगली तुम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का सोचना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है? किसके अकॉर्डिंग बनता है? एफआरएफ। तो आपका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या लिखा होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के हिसाब से बन रहा है, इंड एएस के हिसाब से बन रहा है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बन रहा है, वो सारी चीजें आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा क्या रहेगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में? अब ये बिल्कुल यहां पे जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ना, ये बिल्कुल ऐसे 210 की तरह, सिमिलर टू ऐसे 210, बिकॉज वहां पे आप एज ए ऑडिटर क्या कर रहे थे? क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर रहे थे, और यहां पे आप एज ए प्रैक्टिशनर क्या कर रहे हो? क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर रहे हो। वहां पे ऑडिट करने के हिसाब से आप क्या कर रहे थे? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर रहे थे, और यहां पे अकाउंट्स बनाने में आप हेल्प करने वाले हो, उस रिगार्ड में आप क्या करने वाले हो? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करने वाले हो। तो यहां सेम ही है, देखना, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, responsibilities of the practitioner, responsibilities of the management, expected form and content of management report। याद आया? सारे 210 के पॉइंट्स हैं, सारे 210 के पॉइंट्स हैं। ऐसे 210 में जो एंगेजमेंट लेटर था उसका कंटेंट्स में यही सारा तो था। एप्लीकेबल एफआरएफ, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिटर, responsibilities of the management, responsibilities of the auditor, expected form and content of the report। तो वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। और साथ ही साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ये भी आ जाएगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करवाने में आप मेरी मदद ले रहे हो, उसका इंटेंडेड यूज क्या है और वो किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तब तो ये भंडारे की तरह है, तब तो ये सबके लिए है। लेकिन अगर मान लो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर क्या है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो लिमिटेड होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा? लिमिटेड होगा। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप जो कंपाइलेशन में हेल्प करने वाले हो, दैट इज अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपाइलेशन में आप हेल्प करने वाले हो तो वो तो सबके लिए है, और अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपाइलेशन में हेल्प करने वाले हो वो तो सबके लिए नहीं है, वो तो फिर वो 5 स्टार होटल की तरह है, राइट? तो अकॉर्डिंगली वो सारी चीज आप क्या करोगे? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एंटर करोगे। अब मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली 99% केस है, अगर इस स्टैंडर्ड से कोई क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट नंबर 5 से आएगा। 99% चांसेस है कि अगर इस स्टैंडर्ड से कोई क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट नंबर 9 से आएगा, और पॉइंट नंबर 9 से भी मेनली जो आखिरी के 4-5 पॉइंट से इससे आएंगे, बाकी बस जनरल ज्ञान के लिए। बोला अच्छा, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। आप जब अपना कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे तो क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो? वापस से सेम ऑडिट वाले पॉइंट्स, यहां बिल्कुल सेम ऑडिट वाले पॉइंट्स है। बोला एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग ले लेना, बिजनेस ऑपरेशंस का अंडरस्टैंडिंग ले लेना, एप्लीकेबल एफआरएफ का अंडरस्टैंडिंग ले लेना। तुमको ऑडिट करने के लिए भी इन चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेना था, और कंपाइलेशन करने के लिए भी इन चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेना ही पड़ेगा। तो क्या करना? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ले लेना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ले लेना, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है वो समझ लेना, एप्लीकेबल एफआरएफ की अंडरस्टैंडिंग ले लेना, तभी तो कंपाइलेशन कर पाओगे ना। क्वाइट लॉजिकल। अब आप जब कंपाइलेशन करोगे, आप जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करोगे, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज करके करोगे? वो डॉक्यूमेंट्स आप पैदा करोगे कि डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट पैदा करके आपको देगा? मैनेजमेंट आपको देगा। तो प्रैक्टिशनर जो कंपाइल करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो कंपाइलेशन के लिए वही सारे रिकॉर्ड्स यूज करेगा, वही सारे डॉक्यूमेंट्स यूज करेगा, वही सारा एक्सप्लेनेशन यूज करेगा, वही सारा जजमेंट यूज करेगा जो किसने प्रोवाइड किया है? मैनेजमेंट ने। यही लिमिटेशन भी हो सकता है, यही स्टैंडर्ड का मेन पार्ट है कि व्हाट इफ द रिकॉर्ड्स आर रॉन्ग, व्हाट इफ द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट। ठीक है जी। अब प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन के वक्त किससे डिस्कशन करेगा, किससे बातचीत करेगा? मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से। अगर प्रैक्टिशनर को कुछ भी इश्यूज आता है कंपाइलेशन प्रोसेस में तो वो किससे बातचीत करेगा, किससे डिस्कस करेगा? मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूजी से। प्रैक्टिशनर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एज एप्रोप्रिएट those significant judgments which the practitioner has provided assistance in the course of compiling the financial information।
अब उसके बाद क्या बोला, कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट होगा, उससे पहले क्या करोगे, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, एक बार कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा, एक बार क्या करेगा, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो गया, मान लो मैं अपने ऑडिट का नोट्स बना रहा हूं, अब अल्टीमेटली अगर मैं अपना ऑडिट का नोट्स बना रहा हूं, मतलब मैं ऑडिट के नोट्स का कंपाइलेशन कर रहा हूं, मैं रिसोर्सेज किसके यूज कर रहा हूं, नहीं नहीं, मैं कंपाइलेशन करूंगा, ऑडिट का नोट्स बनाऊंगा, बट अल्टीमेटली जो भी रिसोर्सेज यूज होगा, आईसीआई का स्टडी मैट, आईसीआई का आरटीपी, आईसीआई का एमटीपी, यही तो सारा यूज करूंगा। अब मैंने कंपाइलेशन कर लिया, कंपाइलेशन करके मैं सीधा सीधी आपको दे दूं, या फिर एक बार रीड कर लेना चाहिए, पहले एक बार आंखों से निकाल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंपाइलेशन करके सीधा आपको दे देना चाहिए, या कंपाइलेशन करके एक बार रीड कर लेना चाहिए, एक बार रीड कर लेना चाहिए। तो यही बोला हुआ है कि भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाए तुम्हारा, उससे पहले एक बार क्या कर लेना, एक बार कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रीड कर लेना, एक बार चेक कर लेना, आंखों से निकाल लेना कि जो कंपाइलेशन हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहां पे जो मेन पॉइंट्स है वो यहां से स्टार्ट होता है, जो एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहां से स्टार्ट होता है। बोला सर सबसे पहले कंपाइलेशन एंगेजमेंट के वक्त मान लो आपको यह पता चला कि जो रिकॉर्ड्स आपको मैनेजमेंट ने दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैनेजमेंट ने दिया है, जो एक्सप्लेनेशन आपको मैनेजमेंट ने दी है, वो सारा इनकंप्लीट है, इनएक्यूरेट है। आपने जो कंपाइलेशन किया था वो किसके रिकॉर्ड के बेसिस में किया था, बताओ किसके रिकॉर्ड्स के बेसिस में किया था, जो मैनेजमेंट ने दिया। वो किसके इंफॉर्मेशन के बेसिस में किया था, जो मैनेजमेंट ने दिया। आपको क्या पता चला कि मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशन आपको दिया था वह तो या तो वो झूठा था या तो आधा अधूरा था। क्या पता चला आपको कि मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशन आपको दिया था वो क्या था, या तो झूठा था या तो आधा अधूरा था। यानी जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने आपको दिया था या तो वो इनकंप्लीट था या इनएक्यूरेट था, या तो इनकंप्लीट था या फिर इनएक्यूरेट था। तो अब क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, लॉजिकली सोचो, स्टैंडर्ड में मत देखो। आपको पता चला जो क्लाइंट ने आपको रिकॉर्ड दिया ना वो इनकंप्लीट नहीं है या उसमें कुछ गलती है। अब आप क्या करोगे, आपका स्टेप क्या होगा, सोचो आपका स्टेप क्या होगा। आपको जो क्लाइंट्स ने इंफॉर्मेशन दिया वो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया, आपको पता चला बाद में कंपाइलेशन करते वक्त ये तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, या जो इंफॉर्मेशन दिया ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हैं, तो क्या करोगे। भाई एक चीज बताओ, अगर तुमने मुझसे कुछ नोट्स मांगा, मैंने तुमको नोट्स दिए, तुमको लगा कि उस नोट्स में कुछ गलती है या कुछ इनकम्प्लीट है, तुम क्या करोगे सबसे पहले, तुम पहले मुझे क्वेश्चन भी नहीं करोगे। 90% केसेस में तुम मुझे क्या बोलोगे, सर आपने जो नोट्स दिया है ना उसमें ये चैप्टर मिसिंग है, या सर जो आपने नोट्स दिया है ना उसमें ये एरर है, तो आप प्लीज एक काम करो ना सर, वो मिसिंग चैप्टर प्रोवाइड कर दो ना। ऐसे ही करोगे ना। तो तुम क्लाइंट के साथ भी क्या करोगे, यही करोगे, अरे डियर क्लाइंट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड मी दिस इंफॉर्मेशन, या फिर द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज रॉन्ग, प्लीज प्रोवाइड मी द रिमेनिंग इंफॉर्मेशन, और प्लीज प्रोवाइड मी द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो पहले तो प्यार से क्लाइंट को बोलोगे, पहले तो क्या करोगे, प्यार से क्लाइंट को बोलोगे कि भाई डियर क्लाइंट तूने मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही नहीं है या वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है, एक काम कर तू बचा हुआ इन्फॉर्मेशन मेरे को दे दे। तुम तो यही मान के चलते हो ना जेन्युइन मिस्टेक हो गया होगा क्लाइंट का। अब उसके बाद भी मैनेजमेंट ने तुमको रिकॉर्ड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करे और उसकी वजह से तुम क्या नहीं कर पा रहे हो, अपना कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद भी क्लाइंट ने तुमको रिकॉर्ड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किया और उसकी वजह से तुम क्या कर रहे हो, कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो सोच के देखो इन दैट सिचुएशन क्या करोगे। ऑडिट में तो तुम बोलते थे कि हाँ भाई क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो या तो डिस्क्लेम कर लेना या विड्रॉ कर लेना, यही बोलते थे। ऑडिट में क्या बोलते थे, तुमको ओपिनियन देने का है तो क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो या तो डिस्क्लेम कर लेना या तो विड्रॉ कर लेना, या फिर वहां पे क्वालिफाइड का भी एक ऑप्शन था। लेकिन सोच के देखो यार, तुमको क्या करना है, कंपाइलेशन, और कंपाइलेशन करने के लिए तुमको रिकॉर्ड से नहीं मिला, तुम तो अपना काम कर ही नहीं पाओगे। सीधा सीधे विड्रॉ, सीधा सीधे विड्रॉ। यहां पे कोई टाइम पास नहीं है, यहां पे कोई टाइम पास नहीं है। और यहां पे आपको वो सब वर्ड्स भी यूज करने का जरूरत नहीं है कि विड्रॉ इफ लीगली परमिसेबल। भाई तूने मेरे को अकाउंट से नहीं दिया, तूने मेरे को रिकॉर्ड से नहीं दिया, मैं कंपाइलेशन करूं क्या, तो विड्रॉ करके निकलता हूं मैं।
तो सीधा सीधे विड्रॉ है। प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बता देगा रीजंस फॉर विड्रॉल। तो अगर प्रैक्टिशनर एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड्स नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या जजमेंट्स वगैरह सही से एक्सरसाइज नहीं किया, और उसकी वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे, एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आप बोलोगे भैया टाटा बाय बाय सी यू, सीधा सीधी। अब मान लो आपको एंगेजमेंट के वक्त पता चला, आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट पता चला कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कुछ गलतियां हैं। मतलब पहले कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ, आप उसको रीड करोगे। अब रीड करते वक्त आपको क्या पता चल रहा कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एफआरएफ से कुछ डिविएशंस है। तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए? पहला सिचुएशन तो ये था आपको रिकॉर्ड से नहीं मिला था, तो रिकॉर्ड से नहीं मिला था तो आप सीधा विड्रॉ करके जा रहे थे, बिकॉज आप कंपाइलेशन कर ही नहीं पाओगे। अब कंपाइलेशन हो गया, लेकिन कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन में आपको क्या मिल रही है? गलतियां मिल रही है, मैटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल रहा है, डिपार्चर फ्रॉम एफआरएफ मिल रहा है। तो सोचो तुम क्या करोगे? पहले मैनेजमेंट को बोलोगे, तुम चेंज नहीं करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे डियर मैनेजमेंट, तुम्हारा कोई ऑडिट रिपोर्ट थोड़ी है कि तुम चेंज कर दोगे। डियर मैनेजमेंट प्लीज रिवाइज द फाइनेंशियल्स। तो मैनेजमेंट को बोलोगे टू मेक अमेंडमेंट इन द कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन। अब अगर मैनेजमेंट ने नहीं माना, मैनेजमेंट ने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारे बोलने के बाद भी क्या नहीं करा, मिस स्टेटमेंट्स को सही नहीं करा, तुम्हारे बोलने के बाद भी क्या नहीं करा, मिस स्टेटमेंट्स को सही नहीं करा, यानी कि कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ही गलत हो गया, तो फिर से तुम बोलोगे टाटा बाय बाय सी यू। क्या चीज? अरे भाई पार्टिकुलरली जो फाइनल कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है आप उसको रीड कर रहे हो, आप उसको रीड कर रहे हो, आपको रीड करके पता चल रहा है कि जो, मान लो आपने मैनेजमेंट को बोल दिया था कि ऐसे ऐसे कंपाइल करने का है, ये इस तरीके से करने का है, लेकिन आपने देखा कि वहां पे ना गलतियां हैं, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट ने फिर भी उसके बाद चेंजेस नहीं करा, तो ये ऑडिट थोड़ी है कि आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे या कुछ दे दोगे। प्रैक्टिकली कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ही गलत है ना, तुम्हारा काम कहां से हो गया? कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ही गलत है। अल्टीमेटली कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन तो सही होना चाहिए ना, अल्टीमेटली कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन तो सही होना चाहिए, कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ही गलत है। जो इंफॉर्मेशन कंपाइल किया गया दैट इज रॉन्ग, जो इंफॉर्मेशन कंपाइल किया गया है दैट इज रॉन्ग। तो अगर इंफॉर्मेशन जो कंपाइल किया गया है वही गलत है, अगर उसके अंदर कुछ गलतियां हैं और वो गलतियां मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन अगेन तुम क्या करोगे? एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लोगे। तो अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है या डज नॉट परमिट द प्रैक्टिशनर टू मेक द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट खुद भी करेक्शंस नहीं कर रहा, आपको भी परमिट नहीं कर रहा टू मेक करेक्शंस इन द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको पता है आपके सामने की ये जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है इसमें कुछ गलती है, और मैनेजमेंट ना खुद सही कर रहा है ना आपको सही करने दे रहा है, तो इन दैट सिचुएशन अगेन आप क्या करोगे? इन दैट सिचुएशन अगेन आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि भाई रिलेटेड पार्टी का कोई इंफॉर्मेशन है जिसका डिस्क्लोजर वहां पे नहीं दिया मैनेजमेंट ने, कोई रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन है जिसका डिस्क्लोजर बाद में नहीं दिया मैनेजमेंट ने, आपको बाद में पता चला कि देयर इज सम इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द रिलेटेड पार्टी दैट द मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन, तो कंपाइलेशन ही गलत हो रहा है यहाँ पे। अब आपके बोलने पे मैनेजमेंट क्या नहीं कर रहा? चेंजेस भी नहीं कर रहा, तो यहां पे आप फिर से क्या कर लोगे? विड्रॉ कर लोगे। ये सबसे सिंपल है, बिकॉज यहां पे ना कोई झमेलाबाजी है ही नहीं, कोई रिपोर्टिंग का कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैनेजमेंट ने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया तब भी विड्रॉ कर लो, रीजंस फॉर विड्रॉल बता दो। अगर आपको कंपाइलेशन में पता चला कि कुछ गलत है तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट को बोलो कि भाई सही कर दे, अगर मैनेजमेंट ने सही कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैनेजमेंट ने सही नहीं किया तो फिर से तुम क्या करोगे? विड्रॉ करोगे और रीजंस फॉर विड्रॉल बता दोगे। ये तो पार्टिकुलरली स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है ना कि भाई आप विड्रॉ करके चलो। नॉर्मली 99% केसेस में आप विड्रॉ करके चलो, बिकॉज आपका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था यहाँ पे? कंपाइलेशन में असिस्ट करना। अगर आपको ये पता चल रहा है कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो आप कंपाइलेशन रिपोर्ट इशू ही मत करो, इन दैट सिचुएशन आप विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड, वो तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बताता है ना कि कब आपको क्या करना है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली स्टैंडर्ड बताता है कि भाई आप उस इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट ही मत हो, आप विड्रॉ करके चलो उस केस में, ताकि आपके ऊपर उस चीज का लायबिलिटी अराइज ना हो। और अगर यहां पे अगेन एक सेंटेंस देके छोड़ दिया खाली कि अगर किसी कारण से विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, फोन
और अगर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है तो वापस से वही अपना पुराना वाला कंसिडर द पीआरएल रिक्वायरमेंट, कंसिडर द प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये पार्टिकुलरली एक सेंटेंस लिखने के लिए होता है हमेशा कि अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो क्या डिटरमाइन कर लेना, अपना प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन कर लेना। और फाइनली आपने मैनेजमेंट का मदद किया कंपाइलेशन में, आपने कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन रीड किया, सब कुछ किया, बट अल्टीमेटली वो जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिलीज कौन करने वाला है? अल्टीमेटली जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिलीज कौन करने वाला है? अल्टीमेटली आपने कंपाइलेशन में मैनेजमेंट की हेल्प की है, बट अल्टीमेटली वो जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है वो उसको रिलीज कौन करने वाला है स्टेक होल्डर्स वगैरह को? मैनेजमेंट। तो दैट इज वाई प्रैक्टिशनर यहां पे क्या करेगा, मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर लेगा, टीसीडब्ल्यूजी से डब्ल्यू आर लेगा कि जो फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, जो फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी अराइज होगी? वहां पे मैनेजमेंट की अराइज होगी। तो आप यहां पे क्या करोगे, मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर लोगे कि जो कंपाइल्ड फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने क्या किया, यहां पे खाली असिस्टेंस दिया। तो यहां पे खाली 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेनली 99% जो क्वेश्चन आता है यहीं से आता है। अगर कंपाइलेशन एंगेजमेंट के वक्त आपको पता चला कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई तू एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, तू करेक्टेड इंफॉर्मेशन दे दे। बट उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है और आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो विड्रॉ कर लो, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बता दो। दूसरा सिचुएशन कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट आपको क्या पता चलता है कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं है या फिर वो मिसलीडिंग है। तो इन दैट सिचुएशन अगेन आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे टू मेक द चेंजेस। और पार्टिकुलरली अगर मैनेजमेंट वहां पे चेंजेस नहीं करता तो अगेन आप क्या कर लोगे, विड्रॉ कर लोगे और टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को रीजंस फॉर विड्रॉल बता दोगे। और अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे, अपना प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर लोगे, फाइनली एक डब्ल्यू आर ले लोगे। वापस आया एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। बोला प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। ध्यान रखना कहीं भी ऑडिटर वर्ड यूज मत करना, ऑडिटर वर्ड यूज किया मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या क्या आएगा बताना। सबसे पहले टाइटल, एड्रेसी, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, वो तो कॉमन हो गया। अब सोचो यहां पे क्या स्पेशल पॉइंट्स होगा, यहां स्टैंडर्ड के साथ सब सोचो। स्टेटमेंट दैट practitioner has compiled the information based on the records provided by the management. Statement that practitioner has done the compilation based on the information provided by the management. तो उस तरीके का स्टेटमेंट आ गया। अगेन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्रिप्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ, कौन सा एप्लीकेबल एफआरएफ यूज हो रहा है, कौन सा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है, कौन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन हो रहा है, क्या क्या टाइटल्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, पी एंड एल, क्या क्या चीजें हैं। प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक स्टेटमेंट दैट द एंगेजमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस 4410, a statement that engagement has been performed in accordance with SRS 4410। अच्छा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसका कंपाइलेशन हुआ है, अगर वो प्रिपेयर किया गया है यूजिंग ए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो अकॉर्डिंगली यहां पे आप क्या करोगे, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर दोगे और बता दोगे किस पर्पस के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया था और किसके लिए बनाया गया था, किस पर्पस के लिए बनाया गया था और किसके लिए बनाया गया था। अच्छा एक चीज बताना, ये जो स्टेटमेंट है इसका नीड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए है क्या? नहीं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अगर कंपाइलेशन हुआ है तो ऐसा कोई स्टेटमेंट देने का नीड नहीं है, बिकॉज पता है वो तो सबके लिए होता है। लेकिन अगर जो कंपाइलेशन आपने करा है, कंपाइलेशन में जो आपने हेल्प करी है वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए करी है, तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सारे यूजर्स के लिए होता ही नहीं है, वो तो होता ही स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है। तो इसलिए बता देना कि पर्पस क्या था और यूजर्स कौन है। और फिर क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा।
तो क्वेश्चंस देखना है यहाँ पे SRS 4400 अगेन स्टडी मैट का क्वेश्चन है, आरटीपी May 24 में भी था। ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड हैज ह्यूज फंड्स लॉक्ड up in its trade receivables standing at around 100 crores as on 31st December 2023. The management of the company wants to evaluate the validity of trade receivables to ensure reliability of financial reporting at the year end. The accounts department has provided a list of trade receivables to the management containing about 1000 names, their balances, and management has requested CA Kama to take up this assignment and prepare a report for the management. तो मैनेजमेंट को क्या इवैल्यूएट करना है, वैलिडिटी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उनको लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स दी है, 1000 लोगों का नाम दिया, उनके बैलेंसेस दिए हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिए हैं। कंपनी ने सीए कमा को रिक्वेस्ट किया है टू टेक अप दिस असाइनमेंट, प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ कौन सा एंगेजमेंट की बात हो रही है? 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। यहाँ किसकी बात हो रही है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ट्रेड रिसीवेबल्स का वैलिडिटी चेक करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स का वैलिडिटी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का वैलिडिटी चेक करना है, तो किसकी बात हो रही है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की बात हो रही है। डिस्पाइट बीइंग नॉट बीइंग ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड डिसाइड टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट। कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टैट ऑडिटर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। बाय एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस्ड अबव, डिस्कस वेदर इट वुड बी प्रॉपर टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाइल रिपोर्टिंग व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन सो दैट रीडर्स ऑफ द रिपोर्ट डज नॉट मिसअंडरस्टैंड इट्स स्कोप। अब देखना क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, इन्होंने आपको कंप्लीट रिपोर्ट बताने के लिए नहीं बोला है, आपको खाली इतना बोला है कि आप रिपोर्टिंग करते वक्त ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लोगे ताकि रीडर्स आपके स्कोप को मिसअंडरस्टैंड ना करें। तो रिपोर्टिंग में इसने बोला भाई मेरे को सारा रिपोर्ट मत बता, तू तो खाली मेरे को यह बता कि रिपोर्टिंग करते वक्त आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लोगे कि रीडर्स आपके रिपोर्ट को मिसअंडरस्टैंड ना करें। यानी रिपोर्ट्स आप पता है कौन कौन से पॉइंट्स उठाओगे जो पार्टिकुलरली इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, जो भी इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो पॉइंट्स था आप खाली वो उठाओगे। जैसे रिपोर्टिंग वक्त ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं कि आपका जो रिपोर्ट है उसको मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए। तो जैसे रिपोर्ट के अंदर जो आप स्टेटमेंट देते थे कि हम जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑडिट नहीं है, वो रिव्यू नहीं है, कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा, तो ये वाला स्टेटमेंट आप दे दोगे, राइट। एक स्टेटमेंट आप दे देते हो कि अगर आपने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया होता, ऑडिट किया होता, रिव्यू किया होता, हो सकता है बाकी और चीजें भी आपके लाइमलाइट में आती कि had this is not a audit, this is not a review, but had you performed a audit and had you performed additional procedures, हो सकता है एडिशनल चीजें भी आपको पता चलती है। ये स्टेटमेंट दैट ये जो रिपोर्ट है ये सबके लिए नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड है। एंड ये स्टेटमेंट दैट ये जो रिपोर्ट है ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए है। स्टेटमेंट दैट ये जो रिपोर्ट है ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं है, ये किसके लिए? खाली अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए है। तो रिपोर्टिंग से क्वेश्चन पूछा बट डायरेक्टली रिपोर्टिंग नहीं पूछ के उसने क्या पूछ लिया कि रिपोर्टिंग में से कौन कौन सी चीजें आप इंक्लूड करोगे ताकि आप यूजर्स को वो कर सको, अलर्ट कर सको। A company asks you to carry out the process of confirmation of its accounts receivable having balances in excess of 10 lakhs as per its books of accounts at the close of the year. The work to be performed only analysis of preparation, sending confirmation to such parties, analysis of variations on receipt of confirmation and submission of report. Again, what points you have to keep in mind? Again, agreed upon procedure का question है और इसमें सीधा सीधे पूछा है कि what points you have to keep in mind फॉर इंक्लूजन इन रिपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर सच एंगेजमेंट। यानी फिर से बोला कि यहाँ पे तू टाइम पास मत कर, उसको पता है तुम टाइम पास करोगे, टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, बोला वो सब टाइम पास मत कर। इस रिपोर्ट के लिए क्या क्या तो इस पार्टिकुलर असाइनमेंट के लिए तो क्या क्या चीजें रिपोर्ट में इश्यू करेगा वो सारा बता दे, तो वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। हाउ डू रिलेटेड सर्विसेज डिफर्स फ्रॉम एश्योरेंस एंगेजमेंट? सिंपल है। CAP is the auditor of Master Data Limited for the year 21-22. Company requests the auditor to undertake an exercise involving only verification of trade receivables for the half year ending 30th September 2021. The company wants to be satisfied that the trade receivables are properly confirmed and reconciled. In this regard, CAP has to verify the arithmetical accuracy of the trade payables, obtain confirmation of trade receivables, ensure proper verification of reconciliation with confirmations. He is in a dilemma whether he can provide assurance to the company. तो एग्रीड अपन प्रोसीजर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या एश्योरेंस दे सकते हो? क्या यहाँ पे आप एश्योरेंस नहीं दे सकते हो, एश्योरेंस इज आउट ऑफ इट। यहाँ पे आप खाली क्या कर सकते हो? एग्रीड अपन प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो, खाली रिपोर्ट कर सकते हो ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। अगला क्वेश्चन देखना, पहले कहानी दिया हुआ है
तुमको उसे समझना पड़ेगा कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का सवाल है। और लास्ट में क्या बोला है कि व्हाट मैटर्स वुड यू इंक्लूड इन द एंगेजमेंट लेटर। तो लास्ट लाइन रीड करके पता चलता है कि भाई कहानी देख के तो खाली इतना आइडेंटिफाई करना है कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है, ये एक वर्ड से भी पता चल रहा है। और ये पूछ रहा है कि एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो क्वेश्चन मोर और लेस डायरेक्ट ही है। MNC Limited has engaged CA Lalit to help the company in compilation of the financial information. CA Lalit explained his team members the scope of work and the responsibilities under the engagement. The team members have done mostly audit engagements, do not have any exposure to compilation engagements. Discuss the key issues that CA Lalit should deliberate and guide his team members with respect to this engagement and the manner it differs from the assurance engagement. Give your views on the applicability of SQC1 on the engagement. तो SQC1 एप्लीकेबल है कि नहीं है? SQC1 एप्लीकेबल है, SQC1 एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब पार्टिकुलरली SQC1 एप्लीकेबल है, एक तो आप क्या कर दोगे, अब यहां पे जनरल क्वेश्चन है ये पार्टिकुलरली कि आपको डेलिब्रेट करना है कि हाउ दिस एंगेजमेंट डिफर्स फ्रॉम द एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है कि ऑडिट एंगेजमेंट और कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट के साथ इसका क्या क्या डिफरेंसेस रहेगा, और फिर ये बताना है कि SQC1 एप्लीकेबल है। You have been appointed to compile the financial statement of Kings and Company, a partnership firm for tax purposes. During the year of your work, you discovered that the inventory is grossly stated and the company has failed to apply applicable standards. तो आपने देखा कि इन्वेंट्री जो है अंडरस्टेटेड है। ऑन पॉइंटिंग आउट द सेम द पार्टनर सेड दैट इट इज आउटसाइड योर स्कोप, यू आर नॉट कंडक्टिंग एन ऑडिट एंड द सेड फिगर्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय द फर्म शुड बी एक्सेप्टेड। तो पार्टिकुलरली अगेन आप क्या करोगे, अगर आपको पता चल रहा है कि ये जो कंपाइलेशन है इसमें मिस स्टेटमेंट्स वगैरह है तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे सही करने के लिए। अगर मैनेजमेंट सही नहीं करता है तो आप विड्रॉ करोगे, रीजंस फॉर विड्रॉल बता दोगे। वो पार्टिकुलरली वर्ड देख के खाली थोड़ा सा पहुंच जाना है। अगर आपने कुछ गलती की एज ऑडिटर तब जाके वो लगेगा ना, उस वर्ड से क्या मतलब है। वो कहीं भी अगर एक वर्ड दे दिया ग्रॉसली, थोड़ी ना क्लॉज 7 आ जाएगा। या अगर ऑडिटर ने कहीं जाके ग्रॉसली नेग्लिजेंस किया होता, कहीं जाके लापरवाही की होती, तब जाके वो आता। खाली वर्ड कहीं भी ग्रॉसली यूज किया, यहाँ तो इन्वेंट्री के लिए बोला ग्रॉसली अंडरस्टेटेड, तो ऐसे थोड़ी ना है कि कहीं भी वो ग्रॉसली वर्ड यूज किया तो वो आ गया। कौन सा? पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है? यू हैव बीन अपॉइंटेड टू कंपाइल। तो आपको अपॉइंट किसके लिए किया गया? कंपाइल करने के लिए। तो अगर आपको कंपाइल करने के लिए अपॉइंट किया गया तो SRS 4410 लगेगा। During the course of performing a compilation engagement, यहाँ तो क्वेश्चन में दे दिया, in accordance with SRS 4410, it becomes known to you that client has suffered a theft loss of 100 lakhs of its inventory over a period of time at a storage location visited infrequently. Claim was lodged by the client with the insurance company, which was repudiated due to certain technical reasons related to the coverage of policy. Client has not preferred a complaint or appeal against the repudiation. Amount is reflected under the head current assets. तो भाई क्वेश्चन में बाकी जो दिया है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 100 लाख का इन्वेंट्री लॉस हुआ और जो फलाना धिमकाना सिचुएशन दिया हुआ है, और क्लाइंट उसे कौन से हेड में रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्लाइंट इसे कौन से हेड में दिखा रहा है? करंट एसेट्स के हेड में दिखा रहा है। तो क्या ये करंट एसेट्स के हेड में आना चाहिए? करंट एसेट्स के हेड में ये आना ही नहीं चाहिए। तो करंट एसेट्स के हेड में आना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड है। इसका मतलब आप क्लाइंट को बोलोगे सही करो। अगर क्लाइंट नहीं सही नहीं करता तो फिर से आप क्या कर लोगे? विड्रॉ। और अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो एक लाइन आ जाएगा दैट डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। A chartered accountant is offered appointment for a compilation engagement under SRS 4400. Is he required to comply with the ethical requirements? Yes. खाली इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट हो सकता है, एप्लीकेबल ना हो, वो चीज भी लिखना है। ये वाला पॉइंट आप ऐड कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि प्रैक्टिशनर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा। कंपाइलेशन करते वक्त प्रैक्टिशनर अपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा। तो ये वाला चीज पार्टिकुलरली अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि प्रैक्टिशनर डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करेगा। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से सेम ही है।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। टैग किस चीज के लिए? या चलो कल कंटिन्यू करते हैं। बाकी क्वेश्चंस हो ही गया, जितने भी क्वेश्चंस देखने थे वो आपने देख ही लिए हैं।